हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी अप्लाइड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है एंड नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल साइंस। तो जैसे हमने अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 1 और 2 दोनों के PYQs करे थे, वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल साइंस के भी PYQs करेंगे। लेकिन PYQs से पहले हम एक बारी पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आर PYQs। एंड PYQs वो हैं जो मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, मतलब आते हैं वो क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं साइनोसोडल वेव्स एंड क्वेजर्स क्या होते हैं। सो इन AC सिस्टम्स वोल्टेज करंट वैरी ओवर टाइम। वोल्टेज और करंट जो है वो वैरी करता है ओवर द टाइम, तो इससे साइन वेव्स क्रिएट होती हैं। साइन वेव्स के लिए एक्सप्रेशन क्या है? VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. This is the expression for sinusoidal wavefronts. Now key values for this. पीक वैल्यू क्या होती है? जो हमने इसमें देखा VM इज द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अब RMS वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर. तो दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. कौन सी वैल्यू? इफेक्टिव वैल्यू. इट रिप्रेजेंट्स DC इक्विवेलेंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो DC इक्विवेलेंट होता है, सेम हीटिंग इफेक्ट को जो प्रोड्यूस करेगा वो. फॉर साइन वेव्स RMS को फाइंड करने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है VRMS इक्वल टू VM दैट वाज पीक वैल्यू अपॉन रूट 2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.707 VM के इक्वल होती है. नेक्स्ट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन. फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है? फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर. फेजर क्या है? रोटेटिंग वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट साइनोसॉइड. साइनोसॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए रोटेटिंग वेक्टर जो होता है उसे फेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद टाइम डोमेन इक्वेशंस वी यूज मैग्नीट्यूड एंड एंगल टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड एंगल का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद टाइम डोमेन इक्वेशंस. आगे देखते हैं. आगे इस पावर इन AC सर्किट. DC सर्किट में क्या था? पावर वॉज V इंटू आई. बट यहाँ पर AC पावर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं ड्यू टू पावर शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो पावर शिफ्ट होता है उसकी वजह से AC में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रियल पावर जिसका सिंबल क्या है? P एंड फॉर्मूला इज VI cos phi. यूनिट इज वॉट्स. सेकेंड इज रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर का सिंबल क्या है? Q. फॉर्मूला क्या है? VI sin phi एंड यूनिट क्या है? VAR वार. नेक्स्ट इज थर्ड वन अपेरेंट पावर. सिंबल क्या है? S. फॉर्मूला क्या है? VI, जो कि सेम था DC में पावर का, वही सेम अपेरेंट पावर का है. फॉर्मूला VI. यूनिट क्या है? VA. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ RLC कॉम्बिनेशंस. RLC कॉम्बिनेशन का एनालिसिस. द बिहेवियर ऑफ सर्किट डिपेंड्स ऑन इम्पीडेंस. इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है क्या? बिहेवियर ऑफ सर्किट. हमने इम्पीडेंस पढ़ा था 12th क्लास में, वही सेम चीज यहाँ पे भी है. विच इज टोटल ऑपोजिशन टू करंट. करंट के टोटल ऑपोजिशन जो होती है दैट इज नोन एज इम्पीडेंस. तो 3 चीजें हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके भी. दैट इज फर्स्ट वन इज रेसिस्टर. वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. ये हमने 12th में भी देखा था. नेक्स्ट है इंडक्टर. इंडक्टर इज करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90%. करंट क्या करता है? लैग करता है वोल्टेज बाय 90%. इट हैज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा L. इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है दैट इज XL इक्वल टू ओमेगा L. नेक्स्ट इज कैपेसिटर. कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड वोल्टेज करता है बाय 90 डिग्री. करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. इंडक्टर में क्या था? इट लैग कर रहा था. कैपेसिटर में लीड करेगा. इसलिए कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होता है? XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C. सीरीज RLC सर्किट. अब सीरीज RLC सर्किट में जहां पे ये तीनों कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं उस वाले सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है? टोटल इम्पीडेंस इज गिवन बाय Z इक्वल टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने 12th में देखा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होती है? रेजोनेंस अकर्स व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या था? एक्सएल था जो कैपेसिटर एंड इंडक्टर, एक्सएल वॉज इंडक्टर का एंड कैपेसिटर का वॉज एक्सी। तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना, वो करंट को जब अपोज करते हैं उसे बोलते हैं एक्सएल फॉर इंडक्टर एंड एक्सी फॉर कैपेसिटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन सीरीज सर्किट दिस मीन्स इम्पिडेंस जो मिनिमम है, इम्पिडेंस इज एट इज मिनिमम जब Z इक्वल टू R हो गया। इम्पिडेंस क्या है? रेजोनेंस के इक्वल हो गया। रेजोनेंस तब होती है जब इम्पिडेंस मिनिमम होता है, दैट मीन्स जो इम्पिडेंस है वो रेजोनेंस के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट इज करंट इज एट मैक्सिमम। कब होता है रेजोनेंस? जब करंट मैक्सिमम पे होता है। इम्पिडेंस मिनिमम पे, करंट मैक्सिमम पे। जैसे इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट है उस पर ओपोजिशन कम लग रही है, दैट मीन्स करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? रेजोनेंस का फॉर्मूला इज एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। ये किसका फॉर्मूला है? फॉर रेजोनेंस। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या देखते हैं हम? इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या कह रहा है? ऑन एक्स एक्सिस क्या है? आर। वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स टी, विच इज टोटल जो वो था एक्सी और एलसी में से जो अपोज कर रहा था उसका टोटल एक्सएल माइनस एक्सी। आर वॉज जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस था वो आर है। यहाँ पे भी आई जस्ट वॉन्ट टू करेक्ट कि जब इम्पिडेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा रेसिस्टेंस के तब रेजोनेंस अकर होती है। तो इसमें भी क्या गिवन है? Z जो है वो स्लोप क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? Z का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के Z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज थ्री फेज बैलेंस सर्किट। थ्री फेज बैलेंस सर्किट कौन सा होता है? थ्री फेज सिस्टम यूज थ्री सेपरेट विंडिंग्स ऑफसेट बाय 120 डिग्री। थ्री सेपरेट विंडिंग्स होती हैं, थ्री सेपरेट वाइंडिंग्स होती हैं एट 120 डिग्री पे। दे आर कनेक्टेड इन टू वेज, दो वेज में कनेक्टेड होती है। फर्स्ट वन इज स्टार वाई कनेक्शन, जिसमें जो लाइन करंट है वो फेज करंट के इक्वल रहता है एंड लाइन वोल्टेज जो है फेज करंट से √3 टाइम्स हो जाता है। दिस इज कॉमनली यूज्ड व्हेन न्यूट्रल वायर इज रिक्वायर्ड। ये कहाँ पे यूज होता है? जब न्यूट्रल वायर रिक्वायर्ड होती है। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन होता है जब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाए। स्टार में क्या था? लाइन करंट फेज करंट के इक्वल था। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल है एंड वहां पे लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स था फेज वोल्टेज के। यहाँ पे लाइन करंट है √3 टाइम्स फेज करंट के। ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज फॉर हाई पावर इंडस्ट्रियल मोटर्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजोनेंस इन द एसी सर्किट एंड हाउ इट इज जनरेटेड इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द कंडीशन इन एन एसी सर्किट where the inductive reactance that was XL, ये किसका है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है इंडक्टर का, becomes equal in magnitude to the कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट वाज XC रिजल्टिंग इन अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस
इज द कंडीशन जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है, दैट इज XL जो है XC के इक्वल हो जाता है। ये क्या रिजल्ट करता है? अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जिसकी पावर होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या है? हाउ इट इज जनरेटेड इन सीरीज। सीरीज में वो कैसे जनरेट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं सीरीज का। इन सीरीज सर्किट जो RLC है जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये तीनों जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, रेजोनेंस इज जनरली बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी। तो RLC की फ्रीक्वेंसी को जब हम एडजस्ट कर देंगे अंटिल XL XC के इक्वल हो जाए। RLC जब सीरीज में लगा होता है तब जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देंगे, कब तक? जब तक XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल ना हो जाए तब तक एडजस्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, एंड देन सीरीज रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल में कैसे रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो पैरेलल जब RLC सर्किट जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो रेजोनेंस इज जनरेटेड बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी अंटिल द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव ब्रांच करंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या किया था? हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करा था। अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक ब्रांच करंट जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल ना हो जाए एंड उसका जो फेज है 180 डिग्री हो जाए एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाए तब तक। तो ये हमने देख लिया सीरीज में और पैरेलल में कैसे रेजोनेंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेट द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन AC सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज सर्किट्स। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जो AC वेव फॉर्म्स होते हैं वो साइनोसॉइडल्स होते हैं, दे आर मेनली साइनोसॉइडल। तो जो इसकी की टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स अ साइकिल। साइकिल क्या है? वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज का कंप्लीट सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस, ये है साइकिल। बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। तो फर्स्ट वन वाज साइकिल, सेकंड क्या है? टाइम पीरियड, दैट इज जनरली डिनोटेड बाय T। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। किस में मेजर्ड होता है? इन सेकेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाय F। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। इसको हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 1/T, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। वन साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इसको कैसे डिनोट करते हैं? मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज में। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड एंड पीक वैल्यू क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट ड्यूरिंग अ साइकिल। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है वोल्टेज और करंट की एक प्रॉपर साइकिल में, उसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू। और अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट
एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू होती है वोल्टेज और करंट की उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट वन इज फेज। फेज क्या होता है? द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म रिलेटिव टू द ओरिजिन। जहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे वेव फॉर्म जो है वो ओरिजिन से रिलेट कर रही है या फिर किसी और वेव फॉर्म से रिलेट कर रही है। इट इज ऑफन मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस। तो ये तो हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट, ये पूरा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या बोला है? ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सर्किट। सिंगल फेज एंड थ्री फेज सर्किट में डिफरेंशिएट करना है, ये देखते हैं। सिंगल फेज में एंड थ्री फेज में। तो सिंगल फेज में नाम से पता चल रहा है सिंगल फेज, दैट मीन्स सिंगल एसी वेव फॉर्म होगा। एंड इसमें नाम से पता चल रहा है थ्री फेज, तो थ्री एसी वेव फॉर्म्स फॉर्म होंगी, थ्री एसी वेव फॉर्म्स। कौन से एंगल पे? एट 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इसमें सिंगल वाले में वोल्टेज क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। वोल्टेज फ्लक्चुएट्स सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। वेयर एज थ्री फेज में वोल्टेज क्या है? मोर स्टेबल होता है। वोल्टेज इज मोर स्टेबल। एफिशिएंसी क्या है? सिंगल फेज की एफिशिएंसी लेस होती है, लेस एफिशिएंसी, एंड थ्री फेज मोर एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंसी। नेक्स्ट कंडक्टर्स। इसमें कैसे कंडक्टर यूज होते हैं? टिपिकली टू वायर्स यूज होती हैं। इसमें थ्री वायर्स और फोर वायर्स, 3 to 4 वायर्स यूज होती हैं। सिंगल फेज की पावर डिलीवरी कैसी होती है? पावर डिलीवरी इज पल्सेटिंग। पावर डिलीवरी पल्सेटिंग होती है, दैट मीन्स स्टेबल नहीं होती, पल्सेटिंग, स्मूथ नहीं होती और कांस्टेंट नहीं होती। थ्री फेज में पावर डिलीवरी कैसी होती है? कांस्टेंट। हमने क्या देखा? सिंगल फेज में सिंगल वेव फॉर्म होता है, थ्री फेज में थ्री वेव फॉर्म होते हैं। पावर डिलीवरी सिंगल फेज में पल्सेटिंग होती है एंड थ्री फेज में कांस्टेंट। वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है सिंगल फेज में, स्टेबल होता है थ्री फेज में। सिंगल फेज लेस एफिशिएंट होता है, थ्री फेज मोर एफिशिएंट होता है। सिंगल फेज में कितनी वायर्स रिक्वायर्ड होती हैं? 2 वायर्स, वेयर एज इन थ्री फेज 3 to 4 वायर्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 लोड्स इन सीरीज। 4 लोड्स है सीरीज में, V1, V2, V3 एंड V4। तो हम अब क्या करना है? द वोल्टेज अक्रॉस दीज लोड्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग, ये दिए हुए हैं। कैलकुलेट द सप्लाई वोल्टेज इन सिमिलर फॉर्म। सिमिलर फॉर्म में सप्लाई वोल्टेज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है? जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है इन्हें साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो V1 ऑलरेडी साइन के फंक्शन में है, V2 ऑलरेडी साइन के फंक्शन में है, V3 कॉस फंक्शन में है, इसे साइन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 40 साइन ओमेगा t प्लस 90।
V4 ऑलरेडी साइन के फंक्शन में है। अब क्या करना है, ये जो सब फॉर्म हमने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करी, इसे अब फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो V1 क्या होगा, 50 टू द एंगल 0 डिग्री। V2 कितना है, 25 टू 60 डिग्री। V3 इज 40 टू 90 डिग्रीज एंड V4 इज 30 टू -45 डिग्री। अब जो हमने फेजर में कन्वर्ट करा, इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे V1 का करना है तो 50 cos 0 था यहाँ पे, 50 cos 0 प्लस जो cos ओमेगा टी था, हम उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज x प्लस जे वाई की फॉर्म में। तो हमने क्या देखा कि जो 50 cos ओमेगा टी गिवन है, उसमें ओमेगा टी इज 0, तो ओमेगा टी को 0 डिग्री ले लिया। यहाँ पे हमने देखा था जब हमने फेज में कन्वर्ट करा था तो हमने उसे 0 डिग्री लिखा था, टू 0 डिग्री। तो 50 cos 0 प्लस जे 50 sin 0, जो कि क्या बना, 50 प्लस J0। ऐसे ही V2 को करेंगे 25 cos 60 डिग्री प्लस J25 sin 60 डिग्री, क्या बना, अराउंड 12.5 प्लस J, जो कि है 21.65। नेक्स्ट इज V3। V3 क्या है, 40 cos 90 डिग्री प्लस J40 sin 90 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस J40। V4 क्या है, 30 cos -45 डिग्री प्लस J30 sin -45 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, 21.21 प्लस J21.21। हमने इसे फेजर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फेजर से। अब क्या करना है, वी हैव टू सम ऑल द रियल पार्ट्स, इसके जो रियल पार्ट्स हैं उसे सम करना है। तो उसका सम क्या होगा, सम होगा रियल पार्ट का, पहले रियल पार्ट का सम करते हैं, फिर हमें इमेजिनरी पार्ट्स का करना है। रियल पार्ट क्या है, 50, फिर उसके बाद क्या है 12.5, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 21.21। तो टोटल रियल पार्ट का क्या आया, 83.71। अब करते हैं इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का था 0, सेकंड का था 21.65, थर्ड का वॉज 40 एंड फोर्थ का -21.21। तो इसका सम कितना आया, 40.44। अब हमें क्या देखना है, वोल्टेज सप्लाई टोटल में फेजर वोल्टेज की क्या हुई अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी सॉल्व करा। तो सप्लाई वोल्टेज फेजर में कितनी रही, x प्लस जे वाई। एक्स कितना निकाला था हमने, 83.71 प्लस जे, वाई कितना है 40.44। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, जो टोटल फेजर है ना उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे आएगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना आया, हमने एक्स स्क्वायर का एम्पलीट्यूड करा
प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करा तो हमारा एम्पलीट्यूड आया 8642.75, जो कि किसके इक्वल है, 92.96 के। ऐसे ही फेज एंगल देखते हैं। फेज एंगल क्या होता है, आर्कटेन y बाय एक्स, वही चीज आर्कटेन जो हमने y निकाला था वो अपॉन में x, तो y क्या था 40.44, x क्या था 83.71। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फेज एंगल आएगा आर्कटेन 0.483, दैट इज 25.78 रेडियंस। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी आई, सप्लाई वोल्टेज आई जो हमने निकाला एम्पलीट्यूड, दैट इज 92.96 साइन ओमेगा टी प्लस 25.78। ये हमने क्या निकाल दिया, सप्लाई वोल्टेज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म कॉम्प्लेक्स पावर, अपैरेंट पावर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो हमें अब क्या करना है, इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर। रियल एंड रिएक्टिव पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिंगल वैल्यू में, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर इन सिंगल वैल्यू, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर S इक्वल टू P प्लस जे क्यू। P क्या थी, रियल पावर, एंड जे क्यू, Q क्या है, रिएक्टिव पावर। तो इसका कॉम्प्लेक्स पावर क्या है, कॉम्बिनेशन है, सम, दैट इज सम ऑफ दीज रियल एंड रिएक्टिव पावर। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या होती है, अपरेंट पावर, अपरेंट पावर जो होती है ना इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। ये वाली जो कॉम्प्लेक्स पावर थी ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होती है अपरेंट पावर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल पावर फ्लोइंग इनटू द सर्किट। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रियल पावर। नंबर 3, रियल पावर। रियल पावर क्या होती है, द एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो रेसिस्टिव पार्ट है उससे जो एक्चुअल पावर कंज्यूम करी, दैट इज नोन एज रियल पावर। तो रियल पावर क्या होती है, एक्चुअल पावर consumed by resistive part of circuit. Next is reactive power. Reactive power क्या होती है, the power is exchanged between source and relative components of the load. जो पावर का एक्सचेंज होता है, पावर एक्सचेंज बिटवीन सोर्स एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स।
वो कौन सी पावर होती है? रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 230 volt 50 hertz supply is applied across a resistor of 10 ohm in parallel with a pure inductor. The total current is 25 ampere. What should be the value of the frequency if the total current is 36 ampere? तो इसमें क्या बोला है कि जो करंट है, पावर सप्लाई कितनी है? 50 हर्ट्ज की, 230 वोल्ट्स। रेसिस्टर 10 ओम का गिवन है, किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। टोटल करंट इज 25। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी जब टोटल करंट 36 है। तो सबसे पहले तो रेसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है हम वो निकालेंगे। रेसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, तो आई आर, रेसिस्टर के थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है, दैट इज वी बाय आर। वी कितना है? 230, ये रहा 230 अपॉन आर कितना है? 10। दैट मीन्स 23 एम्पियर करंट जो है वो ये वाला जो 10 ओम का रेसिस्टर है इससे फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्या करना है हमें? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL फाइंड करना है। तो XL फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अंडर द रूट, एक सेकेंड, XL, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम क्या देख सकते हैं? जो XL है वो क्या है? XL है V बाय IL होता है। XL इंडक्टर से जो जो रेसिस्टेंस है इंडक्टर का, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं? वोल्टेज अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इंडक्टर। तो उसके लिए हमें करंट भी तो निकालना है उस इंडक्टर से जो फ्लो कर रहा है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे? आई टोटल निकालेंगे पहले। तो आई टोटल क्या होता है? आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। तो आई टोटल कितना है? आई टोटल इज 25 एम्पियर, गिरा 25 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? आई एल। तो क्या करेंगे? आई एल को बाहर लेंगे, अंडर द रूट आई टोटल का स्क्वायर माइनस आई आर का स्क्वायर। तो आई आर क्या है हमारे पास? 25 का स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे आई टोटल था, आई आर क्या है हमारे पास? 23, ये जो हमने निकाला था का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई एल कितना आएगा? अंडर द रूट 96 एम्पियर, जिससे हम एक्सएल निकाल सकते हैं। एक्सएल फाइंड करेंगे V बाय आई एल। V कितना है? 230, आई एल कितना है? रूट 96 ओम्स। अब क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? XL। XL क्या था? 2 पाई FL। ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस था ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? L इक्वल टू XL अपॉन 2 पाई F। L वॉज इंडक्टेंस, तो हमने इसमें पुट करा 230 अपॉन 96, रूट 96 इंटू 2 पाई इंटू 50, जो कि कितना आया? 2.3 अपॉन रूट 96 पाई हर्ट्ज। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या निकाला था? इंडक्टेंस। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी F2। तो ऊपर जो थी ना वो फ्रीक्वेंसी F1 थी जो यहाँ पे यूज़ हुई थी इंडक्टेंस में।
अब फ्रीक्वेंसी F2 निकालेंगे। F2 फाइंड करने के लिए वही सेम चीज़ IL निकालना पड़ेगा जिससे हम XL निकाल सकें। तो I डैश L, ये I डैश L लेंगे क्योंकि हमें F2 निकालना है। I डैश L क्या है? I टोटल का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 36 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। किसके इक्वल आया? रूट 767 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है? X डैश L निकालेंगे विच इज V बाय I डैश L। वो कितना आया? 230 अपॉन रूट 767 ओम्स। अब क्या करेंगे? L निकालेंगे। फिर से L निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या करा था हमने L निकालने के लिए? सॉरी, L नहीं निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। F2 निकाल रहे थे ना हम। F2 निकालने के लिए क्या करेंगे जो हमने L सॉल्व करने के लिए करा था? X डैश L अपॉन 2 पाई L विच इज इक्वल टू X डैश L कितना है? 230 अपॉन रूट 767 अपॉन 2 पाई इंटू 2.3 अपॉन रूट 96 पाई। इसको सॉल्व करा तो हमें F2 फ्रीक्वेंसी क्या मिली? दैट इज 35.43 हर्ट्ज। तो हमने ऐसे सॉल्व करके क्या निकाला? हमने निकाली वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जब टोटल करंट क्या था? 36 एम्पियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0 व्हेन साइनूसॉइडल AC वोल्टेज इज अप्लाइड। तो इसमें क्या बोला है कि जो पावर कंज्यूम करी है प्योर कैपेसिटिव सर्किट ने दैट इज 0 जब साइनूसॉइडल AC वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो पहले तो वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज फाइंड करने के लिए V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी यूज होगा। VM हमने ऊपर देखा था, सबसे ऊपर VM क्या था? VM वॉज पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू अपॉन यहाँ पे वहाँ हमने पीक वैल्यू देखी थी VM। तो यहाँ से हमने वोल्टेज कैसे निकाला? एट एनी इंस्टेंट t निकाला हमने VM साइन ओमेगा t से। अब इसके बाद करंट I कैसे निकाला हमने? IM साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री पे जब हमने निकाला। फॉर प्योर सर्किट, प्योर सर्किट के लिए जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिया? पाई बाय 2। नेक्स्ट इज पावर। पावर कैसे निकाली? V इंटू आई, ये वाला V इंटू आई। तो पावर क्या हुई? VM साइन ओमेगा t इंटू IM कॉस ओमेगा t। आगे इसको सॉल्व करा तो हमारी पावर कितनी आई? VM IM अपॉन 2 साइन अपॉन 2 साइन ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। पावर कितनी आई? VM IM अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। अब क्या करेंगे? एवरेज पावर फाइंड करेंगे। एवरेज पावर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t p dt। अब इंटीग्रेट करेंगे जो हमने फाइंड करा था p, इसको इंटीग्रेट करने के बाद p एवरेज कितना आया? VM IM अपॉन 2t इंटू 0 दैट मीन्स पावर क्या है? एवरेज पावर क्या हुई? 0। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करा? दैट पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Next is a coil has an inductance 0.5 H and a resistance 10 ohm. When it is connected to a sinusoidal 200 V 50 Hz supply, calculate the impedance, current, power consumed and power factor. तो इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, इंडक्टेंस, तो एज हमें यहाँ पे इंडक्टेंस गिवन है कितना, L इक्वल टू 0.05 H. यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, XL, क्या होता है 2πfL. यहाँ से फाइंड करेंगे XL, जिसमें डालेंगे 2 इंटू पाई इंटू F कितना है, F इज 50 हर्ट्स इंटू L कितना है 0.05. XL कितना आया 15.71 ओम. हमने यहाँ से क्या निकाला, इंडक्टिव रिएक्टेंस. नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस फाइंड करेंगे Z इक्वल टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. यहां पे एक इंडक्टेंस गिवन था, एक रेसिस्टेंस गिवन था. दैट मीन्स ये कौन सा सर्किट है, दैट इज LR सर्किट, RL सर्किट जो होता है, RL सर्किट है. दैट मीन्स इसका जो इम्पीडेंस होगा वो होगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. R स्क्वायर कितना है, R इज 10, तो अंडर द रूट 10 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर कितना है 15.71 का स्क्वायर. किसके इक्वल है, तो इसको सॉल्व करा, किसके इक्वल आया 18.62 ओम्स के. यहां से हमने क्या निकाल लिया, इम्पीडेंस. अब हमें क्या निकालना है, करंट. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V/Z. दैट मीन्स I कितना था, I निकालने के लिए V कितना है 200 वोल्ट्स एंड Z कितना निकाला हमने अभी 18.62. सॉल्व करा, करंट कितना आया 10.74 एम्पियर्स. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. इसमें पुट करा, I कितना है हमारे पास 10.74, इसका करा स्क्वायर इंटू I, R इज 10. सॉल्व करा, पावर कितनी आई 1153.5 वॉट. नेक्स्ट इज पावर फैक्टर. नेक्स्ट क्या निकालना है, पावर फैक्टर, दैट इज cos फाई. cos फाई क्या होता है, R/Z. R क्या है 10, Z क्या है 18.62. दैट मीन्स R/Z क्या हुआ 0.537. क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि ये कौन सा सर्किट है, RL सर्किट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेसिस्टर. एक सेकेंड, उसका ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया ना एक. हाँ, कैलकुलेट एवरेज RMS एंड फुल रेक्टिफाइड साइन वेव, ये वाला रह गया. आई थिंक हमने जो एवरेज एंड RMS वाला क्वेश्चन ऊपर भी करा था, तो ये वाला आप लोग एक बार ट्राई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज अ रेसिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड in series with a variable inductor. When the circuit is connected to a 240 volt 50 hertz supply, the maximum current obtained by varying the inductance is 0.5 ampere. At this point, the voltage across the capacitor is 250 volt. Determine the value of resistance, capacitance and inductance. तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने आई थिंक ऊपर देख लिया है,
तो ये भी आप लोग एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट देखते हैं तब तक। नेक्स्ट इज शो दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC ओमेगा नॉट से, जिसको डिनोट करते हैं। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? द अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर डिफाइंड as the frequency where the impedance of the circuit is √2 times minimum the impedance। impedance के √2 times जहाँ पे minimum होगा क्या? frequency of that circuit। that means जो power drop होगी हाफ हो जाएगी maximum value के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ओमेगा 1 है लोअर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 लोअर फ्रीक्वेंसी है, वो किसके इक्वल है? माइनस एल्फा प्लस अंडर द रूट एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, जहाँ पे एल्फा क्या था? एल्फा वॉज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि किसके इक्वल था? R/2L के। ऐसे ही ओमेगा 2 निकालेंगे, एल्फा प्लस अंडर द रूट, ये क्या है? अपर कट ऑफ है तो पॉजिटिव है, प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, W1 दैट इज ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस ए प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। जहाँ से सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है? A-B, A प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि क्या है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको सॉल्व करा तो हमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट के स्क्वायर के इक्वल मिल गया। यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि जो मेट्रिक मीन जो है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सीरीज सर्किट की, वो जो मेट्रिक मीन है किसका? लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a single phase load of 30 kilowatt at 0.6 power factor lagging is fed from 200 V AC supply. Calculate kVA and kVAR of the load। तो सबसे पहले इसमें kVA के लिए गिवन क्या है हमें? हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं ना, बी पार्ट इसका। इसमें गिवन रियल पावर P कितनी गिवन है? 30 किलोवाट। पावर फैक्टर cos फाई कितना गिवन है? 0.6। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपैरेंट पावर दैट इज S क्या होता है? P/cos फाई। कैसे निकालेंगे? 30/0.6, जो कि किसके इक्वल आया? 50 किलो वाट के। एक सेकेंड, किलो वाट नहीं है, 50 के VA के इक्वल। ऐसे ही kVAR निकालना है हमें। उसके लिए क्या करेंगे? रिएक्टिव पावर Q इन kVAR, इसके साथ रिलेशन क्या होता है? S का स्क्वायर दैट वाज अपैरेंट पावर इक्वल टू P का स्क्वायर रियल पावर प्लस Q का स्क्वायर, जो कि क्या है? Q वाज रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाली, दैट वाज S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे Q की 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आया? 40 किलो VAR के।
ऐसे ही हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, kVAR एंड kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, why is resonance in a RLC circuit? Derive the expression of resonant frequency, Q factor and bandwidth for the same। तो पहले तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस हमने पहले भी पढ़ा था कि रेजोनेंस सर्किट RLC सर्किट में कब अकर होता है, एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंट के इक्वल हो जाता है, XL XC के इक्वल हो जाता है। क्या कॉज करता है, कैंसल ईच अदर। तो एट दिस पॉइंट जो है इम्पीडेंस रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एज XL जो है XC के इक्वल हो गया, दैट मीन्स 2 पाई FR L इक्वल टू 1/2 पाई FR इंटू C। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, जो FR है फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो किसके इक्वल आई, 1/2 पाई अंडर द रूट LC के। हमने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर निकालना है, दैट इज Q। Q क्या है, ओमेगा R L अपॉन R, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/ωR CR, जो कि क्या हो गया, 1/R अंडर द रूट L/C। नेक्स्ट हमें इसमें क्या निकालना है, हमने क्या निकाल लिया, क्वालिटी फैक्टर। अब निकालेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज BW विच इज इक्वल टू F2 माइनस F1, किसके इक्वल आई, FR/Q के इक्वल। तो यहां से हमने क्या क्या चीजें निकाल ली, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी, जो जो हमें बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड RMS ऑफ द फॉलोइंग, फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव एंड V इक्वल टू 60.53 साइन 300 ओमेगा T। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, 2Vm अपॉन पाई। RMS वैल्यू का क्या देखा था, VRMS इक्वल टू Vm अपॉन √2। तो इसको यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, डिराइव द RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें सबसे पहले तो RMS वैल्यू क्या है, पीरियोडिक करंट विद पीरियोडिक T। इससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, IRMS इक्वल टू अंडर द रूट 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T I T का स्क्वायर dt से। हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट जो होता है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। दैट मीन्स जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, Im साइन ओमेगा टी के, एंड IT किसके इक्वल होगा, 0 फॉर पाई जो है, पाई जो ओमेगा टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है, एंड 2 पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम ओमेगा टी को यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वेरिएबल, जो इंटीग्रेशन करने में। तो IRMS इक्वल टू वैल्यू पुट करी 1/2 पाई, क्या था ये हमारा टाइम पीरियड, 0 से टी क्या है पाई, 0 से पाई, IM साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस 0 से 2 पाई 0 का स्क्वायर डी ओमेगा टी। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास IRMS की वैल्यू क्या आई, अंडर द रूट IM का स्क्वायर बाय
2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू क्या आएगी? आई आर एम एस विल बी अंडर द रूट आई एम का स्क्वायर अपॉन 4, जिसको सॉल्व करेंगे तो आई एम बाई 2 विल बी आर आई आर एम एस। यहाँ से हमने क्या डिराइव कर लिया? आई आर एम एस। नेक्स्ट क्या है? आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज 1/t 0 से t इंटीग्रेशन आई टी डी टी। इसमें भी सेम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन आई एवरेज कितना आएगा? आई एम बाय पाई। ऐसे ही पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या है? आई एम पीक वैल्यू आर एम एस वैल्यू के साथ जो निकालना है, तो पीक फैक्टर निकालेंगे। पीक फैक्टर क्या होता है? आई एम अपॉन आई एम बाई 2, आई एम अपॉन जो पीक वैल्यू है अपॉन आर एम एस वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे। आई एम इंटू 2 अपॉन आई एम, तो पीक वैल्यू क्या आई? इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या देख लिया यहाँ पे। अब देखना है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर क्या था? आई बाय जो पीक वैल्यू थी अपॉन पीक, ये पीक फैक्टर है। पीक फैक्टर क्या था? पीक वैल्यू अपॉन आई आर एम एस। ऐसे ही फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर इज आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। तो इसको सॉल्व करेंगे। आई एम बाई 2 अपॉन आई एम बाई पाई विच इज इक्वल टू आई एम बाई 2 इंटू पाई बाय आई एम। तो फॉर्म फैक्टर क्या आया? पाई बाय 2। यहाँ से हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेसिस्टेंस 10 ओम, रेसिस्टेंस 10 ओम, इंडक्टेंस 50 मिली हर्ट्ज, हाँ, एंड 50 मिली हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। 50 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, मिली हेनरी, आई एम सो सॉरी, हर्ट्ज नहीं है, हेनरी है, मिली हेनरी। नेक्स्ट इज वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज क्या है? V इक्वल टू 100V। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस क्या होता है? 1/ω²L। ओमेगा कितना है हमारा? ओमेगा क्या है? 2πf होता है। ओमेगा निकालेंगे, 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना है? 50, ये रहा 50 हर्ट्ज। सॉल्व करेंगे, ओमेगा कितना आएगा? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से ω²L में ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, 100 पाई का स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो C कितना आया? आफ्टर सॉल्विंग C आया 202.64 विद इट्स यूनिट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के लिए सबसे पहले इम्पीडेंस कितना है? Z इक्वल टू R है, 10 ओम, क्योंकि ये किस पे है? रेजोनेंस में। दैट मीन्स I क्या होगा? V/Z। V कितना है? 100, Z कितना है? 10। V/Z दैट इज I कितना आया? 10 एम्पियर। तो वोल्टेज क्या आएगा?
वोल्टेज आएगा अक्रॉस द कैपेसिटर आई इंटू एक्स सी, एक्स सी ऊपर क्या निकाला था, सी निकाला था, एक्स सी निकालेंगे, आई हमने निकाल लिया, अब एक्स सी निकालेंगे। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ओमेगा हमने निकाला था, पुट करेंगे वैल्यू, एक्स सी कितना आएगा 15.91 ओम्स। दैट मीन्स वी सी में पुट करने के बाद आई की वैल्यू कितनी थी 10, एक्स सी कितना था 15.91, वी सी कितना आया, वी सी हमारे पास आया 159.1 वी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू क्या होता है, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा पता है, एल पता है, आर पता है, वैल्यू पुट करेंगे 100 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स क्यू कितना है 1.57। इसी के साथ आज की हमारी PYQ सीरीज फिनिश होती है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो अब आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से एग्जाम करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।